गरीबी गरीबी क्या होती है, हम तो ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम सब जो है वो हर एक रिसोर्स को यूज कर पा रहे हैं, हर एक रिसोर्स का एक्सेस है हमारे पास। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसे लोग जो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, या जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो लोग कैसे सरवाइव करते होंगे? पोवर्टी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे हर 5 ईयर प्लान में रिपीटेडली आती रहती है कि हमें उसको कम करना है। हम बहुत महान काम देश में कर रहे हैं, आई अग्री, और वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा देश गरीब देशों में से एक है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा पाई जाती है। हम लोगों के साथ एक्सक्लूजन करते हैं, सोशल एक्सक्लूजन जिसे कहा जाता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग वल्नरेबल हैं। हमारे देश में इन सब को पूरा करने के लिए कई सारी प्रोग्राम्स आए, लेकिन उन प्रोग्राम्स के आगे थे कई सारे चैलेंजेस। उन चैलेंजेस को हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं, एंटी पॉवर्टी मेजर्स को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि गरीबी को हटाया कैसे जाए। स्कीम्स ले आए, फिलॉसफीज झाड़ दी, लेकिन ये गरीबी कब जाएगी देश से? कब लोगों को समझ आएगा कि यूं फुटपाथ पे ना रहकर वो मेहनत कर कर कुछ कमा कर कुछ बन जाए? कब लोगों में ये एजुकेशन आएगी? कब लोगों को एजुकेशन इतनी पसंद आने लगेगी कि हर कोई उसे एक्सेस करना चाहेगा? क्योंकि सरकार ने तो बहुत कुछ किया है। मेरा मानना तो है गरीब अपनी मर्जी से गरीब भी रहते हैं कई, आपका मानना अलग भी हो सकता है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जो लोग बेचारे जेन्युइनली गरीब हैं, उन्हें हम गरीबी रेखा से कैसे ऊपर लाएं। हम अपने आप को मेजर करने के लिए मार्क्स से करते हैं, आई एम इंटेलिजेंट, ही इज वीक, ही इज लल्लू। लेकिन गरीबी के लिए भी गरीबी रेखा बना दी जाती है, जो उसके नीचे आते हैं वो सब पुअर कहलाते हैं, और वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर ही नहीं पाते हैं। तो अर्ज किया है, एमबीए चाय वाला नहीं है पनौती। एमबीए चाय वाला नहीं है पनौती। हमारे देश के लिए गरीबी है एक बहुत बड़ी चुनौती। तो आइए शुरू करते हैं। एकदम लखा सिंह, मम्मा मेरे पास कपड़े नहीं है, मम्मा मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं, मैं रोज एक टी शर्ट पहन के ट्यूशन जा रहा हूँ, निकल यहाँ से, भग यहाँ से, चमार है तू, चूड़ा है। तो आप चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हो चाहे गवर्नमेंट में, इट्स ऑल सेम। उल्टा गवर्नमेंट में पढ़ो, पैसे बचाओ और उसको ट्यूशंस में लगाओ। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो जैसे कि अभी अभी आपने देखा, गरीबी को समझा, गरीबी को जाना, और गरीबी एक कितनी बड़ी चुनौती है वो भी आपने देखा। तो बस इस चैप्टर में हम इन सारी टॉपिक्स को करने वाले हैं कवर। हर एक टॉपिक को बारीकी से मैं समझाऊंगी, और अंत में हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये लेक्चर आपके लिए वन शॉट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मिड टर्म में पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर आ रहा है, यानी कि गरीबी एक चुनौती। तो पूरा एनसीईआरटी को देख के ये पीपीटी बनाई गई है, और साथ ही साथ बीच बीच में आपके समय समय पर आते रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसके आंसर मैं नहीं करूंगी, जिसके आंसर आपको करने होंगे टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट सेक्शन में। तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं हमारा चैप्टर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी एक चुनौती। तो बेटा जी, गरीबी है क्या? मतलब हम लोग तो बोलते थे ए तू गरीब है, ए तू ये है, लेकिन एक्चुअली गरीबी का मतलब क्या है? गरीबी एक ऐसी स्थिति है, poverty is a situation in which a particular person is not able to fulfill his or her basic needs. Now what are these basic needs? ये basic needs होती क्या है भाई? हमें भी बता दो मैम, बताओ भाई, तुम लोग बताओ मैम को, ये basic needs क्या होती हैं? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। बच्चों, क्योंकि पहले तो रोटी, कपड़ा और मकान ही होते थे, लेकिन अब इन बेसिक नीड्स में आ चुकी हैं 2 और चीजें, और वो है एजुकेशन, कहां से लेके जाऊं, एंड
हेल्थ। तो ये है बच्चों हमारी बेसिक नीड्स। जो इन्हें पूरा नहीं कर पाता है वो कहलाता है गरीब, पुअर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पढ़ लेते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स लगी हुई हैं बच्चों। तो इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप घर से बाहर निकलते हैं एंड अपने ट्यूशन तक या अपने स्कूल तक जाते हैं, उसी बीच आपको कितने सारे लोग नजर आते हैं। देखिए, मैं जब घर से निकलती हूँ मेरी पूरी मेट्रो लेन बीच में आती है और उस मेट्रो लेन के नीचे ही फुटपाथ पे ही कितने सारे लोग वहां सो रहे होते हैं भरी धूप में, दोपहर में। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक वहां उस फुटपाथ पे पाए जाते हैं। तो हम कितने सारे गरीबों को जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं, हम वी केम अक्रॉस, राइट। घर में कूड़े लेने वाला आता है, हमारे घर में सर्वेंट आते हैं, ये सब लोगों को हम रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं, मिलते हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबर्स, वो लोग लैंडलेस लेबर्स हो सकते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। वो ऐसे लोग हो सकते हैं जो झुग्गीज में रहते हैं, सिटीज में छोटी छोटी झुग्गियां बना के रहते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बेगर, वो भिखारी भी हो सकते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, हम अपने आस पास इर्द गिर्द ऊपर नीचे जगह जगह क्या देखते हैं, गरीबी को देखते हैं। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। तो डेटा कहता है हर चौथा पर्सन हमारे देश में क्या है, पुअर है। देख लो, मैं साइड हो गई हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर मुझे बार बार बोलते हो कि मैम हटते नहीं हो। लेकिन ये पीपीटी आपको साइंस एंड फन की ऐप पे मुफ्त में मिल जाएगी, ठीक है। तो हर चौथा पर्सन जो है वो क्या है बच्चों, वो गरीब है, ठीक है। दिस मीन्स रफली 260 मिलियन या फिर 226 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में 26 करोड़ लोग जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। यानी कि हमारा देश सबसे ज्यादा क्या माना जाता है बच्चों, गरीब देश माना जाता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं। ये अच्छी बात है? बताओ जरा मुझे कमेंट सेक्शन में, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? हाँ, सो दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। तो यानी कि ये जो पनौती वाली मैंने तुम्हें एक शायरी मारी कि एमबीए चाय वाला नहीं है पनौती और गरीबी है एक चुनौती। तो ये चुनौती एक्चुअल में एक चैलेंज है, क्योंकि हम, ये कोई महान बात नहीं है कि हमारा देश में सबसे ज्यादा गरीबी पाई जाती है। नंबर 1 पे होना हर चीज में इज नॉट गुड, राइट। हमारा देश इस चीज में महान नहीं है, इस चीज में गलत जा रहा है। सीरियस चैलेंज है ये हमारे देश के लिए, ओके। तो अब इस चीज को हम पढ़ेंगे दो एग्जाम्पल्स की तरह, दो एग्जाम्पल्स को लेके जो आपकी किताब में राम सरन जी की कहानी लिखी हुई है, लखा सिंह जी की कहानी लिखी हुई है। उन कहानियों से हम दो पासे देखेंगे पॉवर्टी के। एक पासा है अर्बन एरियाज में, यानी कि शहर, सिटीज, टाउन्स, और एक एरिया होगा रूरल एरिया यानी कि गांव। तो हम इन दोनों की कहानी को पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी का ही है सब कुछ, ठीक है। तो 33-year-old राम सरन वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लावर मिल नियर रांची इन झारखंड। 1 मार्कर। रांची में रहते थे राम सरन जी, झारखंड में 33 साल के थे और वहां पे वो डेली वेज मतलब होता है रोज की दिहाड़ी। वेज का मतलब होता है बेटा जी दिहाड़ी, सैलरी का मतलब होता है मंथली इनकम, लेकिन ये होती है दिहाड़ी कि आपने आज काम किया, 2 घंटे काम किया, उसके पैसे ले जाओ। दिस इज दिहाड़ी, दिस इज वेज। तो एक वो व्हीट फ्लावर आटे की मिल में काम करते थे। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ। पूरे महीने में जाके वो 1500 रुपए कमाते थे। व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, जब उसको काम मिल जाता था, उन दिनों का एवरेज निकाला जाए तो मंथली वो 1500 रुपए इकट्ठे कर लेता था। द मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन अ फैमिली ऑफ 6 इंक्लूडिंग 6 लोगों का परिवार था, जिसमें वो खुद था, उनकी बीवी थी, उनके 4 बच्चे थे जो 6 महीने से लेकर 12 साल तक के थे। कोई 6 महीने का होगा, कोई 4 साल का होगा, ऐसे 12 साल तक के। ही हैज टू सेंड मनी होम, अपने बूढ़े माँ बाप को जो रहते थे रामगढ़ में, वहां पे भी उसको पैसे भेजने होते थे। 1500 रुपए में वो 6 जनों का परिवार पाल रहा है, बूढ़े माँ बाप को भी पैसे भेज रहा है। राम सरन लिव्स इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस, एक
खोली में वो रहता था, एक घर में वो रहता था, एक कमरे में वो रहता था, एक क्राउडेड अर्बन सेटलमेंट आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, कोने कॉर्नर में, जैसे सिटीज़ के आउटस्कर्ट मतलब थोड़ा टाउन एरिया में रहता था वो। उनकी वाइफ सांता देवी नहीं है, ये संता देवी है, वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेज एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर 800। तो एज अ मेड काम करती थी और 800 रुपये कमा लेती थी वो भी उनके साथ, तो 2300 रुपये टोटल समझ लो दोनों मियाँ बीबी के मिला के हो गए। तो रामचरण बहुत ही दुखी में रहता था। दे मैनेज अ मेजर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। तो दिन में 2 बार वो दाल चावल के करीब, मतलब दाल चावल खा लेते थे, बट इट्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन सभी का पेट भरे उतना खाना नहीं होता था। तो यानी कि रामचरण जी के पास फूड की कमी है, बेसिक नीड्स माइंड में रखनी है, फूड की कमी है। His elder son works as a helper in a tea shop। अच्छा जी, उनका बड़ा बेटा एक टी स्टॉल में काम करता था एज अ हेल्पर टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर 300 रुपीज। तो 300 रुपये वो भी कमा लेता था अपनी फैमिली को हेल्प करने के लिए। उनकी 10 साल की बेटी क्या करती थी, वो अपने बच्चों, अपने यंगर सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों की देख रेख करती थी। None of the children go to school and have only 2 pairs of second hand clothes। यानी कि क्लोथिंग की भी प्रॉब्लम है। शूज तो उनके लिए मतलब एक लग्जरी आइटम था, अरे हमारे पास जूते आ गए। द चिल्ड्रन हैव नो हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। जब वो बीमार होते थे कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं थी, एक्सेस भी नहीं था। तो आप देख पा रहे हो, फूड की प्रॉब्लम है, क्लोथिंग की प्रॉब्लम है, शेल्टर की प्रॉब्लम है। 6 जनों का परिवार एक कमरे में रह रहा है, वहीं पे खाना, वहीं पे निकालना, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। एंड साथ ही साथ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन भी प्रॉब्लम है। बेटी तो घर बैठी हुई है, बेटा काम कर रहा है, बच्चों को संभाल रही है वो, और वो टी शॉप पे काम कर रहा है, और साथ ही साथ हेल्थ केयर की भी प्रॉब्लम है। तो पांचों की पांचों बेसिक नेसेसिटीज यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो इट मीन्स रामचरण इज अ पुअर मैन बिकॉज ही इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। समझ आ रहा है ना मेरे बच्चों? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। रूरल केस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल एरिया? क्या मतलब है इसका? रूरल का मतलब होता है गांव। अब गांव की एक कहानी पढ़ लेते हैं, अभी तो शहर की पढ़ी, राम सिंह जी की, रामचरण जी की। अब हम बात करेंगे लखा सिंह जी की। क्या बात है, लखा सिंह नाम से एकदम जट लग रहे हैं एकदम, लखा सिंह जी। तो लखा सिंह जी बिलोंग करते हैं एक स्मॉल विलेज से, जो कि मेरठ के पास है, उत्तर प्रदेश में। हिज फैमिली डजंट ओन एनी लैंड। वो एक लैंडलेस लेबर है। सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द फार्मर्स। तो वो कहीं जाते हैं, कहीं पे काम कर लेते हैं, फिर कहीं पे काम कर लेते हैं, उनके पास खुद की जमीन तो है नहीं। At times they get paid ₹50 for a hard day's work। The family of 8 लोगों का परिवार है, कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स ऑफ अ डे। तो 2 वक्त का खाना भी इन्हें नहीं नसीब हो पाता था बच्चों। दे लिव इन अ कच्चा हट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। तो ये भी विलेज के कॉर्नर्स पे कच्चे हाउस में, मतलब झुग्गी में ही रहते थे। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। गाय भैंसों को चरवाना, लकड़ी इकट्ठी करना फायरवुड के लिए। He had to start earning when he was 10 years old। तो उनको काम करना शुरू करना पड़ गया था जब वो खुद 10 साल के थे। His father, a TB patient, उनको टीबी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, passed away 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। तो यानी कि क्या हो गया, हेल्थ केयर नहीं था उनके पास, तो वो मर गए। His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing अवे। उनकी भी जिंदगी धीरे 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 खत्म होती जा रही है, क्योंकि उन्हें भी सेम बीमारी डिटेक्ट हुई है, यानी कि टीबी की। ऑल्दो द विलेज हैज अ प्राइमरी स्कूल, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लखा सिंह जी कभी भी वहाँ नहीं गए। तो यानी कि एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है। ही स्टार्टेड अर्निंग व्हेन ही वाज 10। न्यू क्लोथ्स आर बॉट वंस इन अ फ्यू ईयर्स। वंस इन अ फ्यू ईयर्स। मम्मा मेरे पास कपड़े नहीं है, मम्मा मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं, मैं रोज एक टी शर्ट पहन के ट्यूशन जा रहा हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं, मम्मा मुझे नए कपड़े लेके दो। अभी दिलाए होते हैं तब भी आपके हफ्ते में डिमांड आ जाती है, हमारी आ जाती है यार। इतने सूट पड़े हैं राखी पहनने के लिए, कुछ समझ नहीं आता है। ऐसा ही होता है ना,
हम लोगों को कितना, और वहां देखो वो सालों सालों में एक आधा जोड़ा खरीद रहे हैं भाई। एंड इवन सोप और ऑयल भी उनके लिए एक लग्जरी, सैनिटेशन भी नहीं है इनके पास। तो यानी कि हेल्थ केयर नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फूड, क्लोथिंग, एवरीथिंग इज प्रॉब्लमैटिक इन लखा सिंह लाइफ। तो रूरल एरिया का केस, लखा सिंह जी भी यहाँ पे क्या प्रूव होते हैं? पुअर, गरीब प्रूव होते हैं ये। अब इन दोनों कहानियों से आपने, आप मुझे कमेंट्स में बताइए मेरे बच्चों कि आपने राम सरन जी और लखा सिंह जी से क्या सीखा, मतलब क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। मुझे 5 बेसिक नेसेसिटीज के नाम लिख दीजिए कमेंट में, फटाफट से टाइम स्टैम्प डालिए। क्या टाइम हो रहा होगा? अप्रोक्सीमेटली हो रहा होगा 13-14 मिनट। तो जो भी टाइम स्टैम्प चल रहा है कमेंट्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट्स में टाइम स्टैम्प डालिए और इसका आंसर लिखिए। व्हाट आर द 5 बेसिक नेसेसिटीज? 5 बेसिक नेसेसिटीज बता दीजिए, 5 बेसिक नीड्स बता दीजिए भैया। चलिए, तो हमने इन दोनों से क्या सीखा? दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर, हंगर यानी कि भूख, एंड लैक ऑफ शेल्टर यानी कि घर बार, छत ना होना सर पे। Poverty also means lack of clean water. Clean water यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? And sanitation facilities, क्योंकि आप अगर साफ सुथरी जगह पे नहीं रह रहे हो इट मीन्स आप गरीब हो, क्योंकि अगर आप गरीब ना होते तो साफ सुथरी तो जगह आप अफोर्ड कर ही सकते हो ना बच्चों। ये बहुत आसान और बहुत प्यारा चैप्टर है, इसकी पप्पी लेना जब खत्म हो जाएगा इसे। Poor people are in a situation in which they are ill treated at most every प्लेस। उनको हर जगह बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। निकल यहाँ से, भग यहाँ से, चमार है तू, चूड़ा है तू, ऐसे बोला जाता है। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। उनके पास तो रेगुलर जॉब भी नहीं होती है, उनको आज काम मिल रहा है तो कल उनके पास काम नहीं होता, वो ढूंढते रहते हैं, दर बदर भटकते रहते हैं। हम लोग अपने दोस्तों को भी चढ़ाते हैं, तू चूड़ा है तू चमार, क्यों? आपको पता है इट्स अ कास्ट। Chuda Chamar is a caste system and we are disobeying them by saying this to anyone. हम उन्हें disobey कर रहे हैं. This is wrong. They are also humans. They are also supposed to live like we general people live. तो उनको हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, एक गाली की तरह यूज नहीं करना चाहिए, राइट? चलिए, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ये देखिए कैसे वो लोग सरवाइव करते हैं। आप बच्चे की हालत देखिए कितना वीक है, कैसे झुग्गियों में ये रह रहे हैं। हम लोग लिटरली वी शुड थैंक गॉड एवरी डे फॉर व्हाट वी आर हैविंग। वी आर हैविंग अ गुड लाइफ, वी आर हैविंग एजुकेशन। आप बच्चों के पास तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, मुफ्त में आप पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत, आप मानोगे नहीं, मैं ऑफलाइन की टीचर हूँ पिछले 10 साल से। जब मैं ऑनलाइन में मैं आना ही नहीं चाहती थी, यू वोंट बिलीव। आशु सर ने फोर्स किया, उशांक सर ने इवन समझाया कि आप आ सकते हो ऑनलाइन में। मैं डरती थी, मुझे लगता था नहीं, मैं शायद यूट्यूब के लिए नहीं बनी हूँ। मैं बहुत पॉजेसिव हो जाती हूँ कमेंट्स को लेके, मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं, यू शुड गो। बट नाउ आई फील अगर मैं उस टाइम पे उनकी बात ना मानती तो मेरे को सबसे बड़ा रिग्रेट होता, क्योंकि मुझे एक दिल से खुशी मिलती है उन बच्चों के कमेंट्स देख के जो बोलते हैं मैम हमें आपका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, मैम जो आपने क्वेश्चंस कराए थे वही पेपर में आ रहे हैं, मैम जो आप ट्रिक बताते हो वो हम नहीं भूल पाते हैं मैम। तो ये चीज़ों से जो हमें खुशी मिलती है, एक चेहरे पे खुशी आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस आता है जो पढ़ाने में। एक आप यू वोंट बिलीव, मैं कल रात से इस पीपीटी पे काम कर रही हूँ। पहले मुझे पीपीटी बनाने में सबसे ज़्यादा आलस आता था, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे लगता है मुझे पढ़ाना आता है, मैं ऑफलाइन वाली हूँ, मेरे को ये सब नहीं आता था। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी, पिक्चर्स इकट्ठी करी, ऐसे डिज़ाइंस बनाए, सब के मुझे बच्चों को सर्व करना है। तो आप लोगों के पास इतना अच्छा एक्सेस है, यू हैव इंटरनेट, यू आर एबल टू सी, यू आर डूइंग दिस फॉर यू, योर पेरेंट्स, एंड वी आर डूइंग दिस फॉर यू। तो ये कितनी खुशी मिलती है। तो वी शुड थैंक गॉड एवरीवन, गॉड, पेरेंट्स, हमें सबको थैंक यू बोलना चाहिए। और आई विश कि इन सबको भी ये चीज़ें मिले, ये सब भी एक्सेस कर पाए। इन लोगों को देख के तरस तो आता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आता है कि क्यों तुम लोग ऐसे रह रहे हो, क्यों मेहनत नहीं करते हो। क्योंकि हमारे दिल्ली, हमारे एरिया जैसी जगहों पे अब बहुत काम है बेटा। मेरे को नहीं लगता कि कोई भूखा इंसान रह सकता है। अगर रहता है तो आई थिंक बहुत चीज़ें हमारी सरकार अब कर चुकी है। फ्री एजुकेशन दे चुकी है, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते तब भी। फ्री हेल्थ केयर कर चुकी है, कितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ पे नहीं जाते हैं। तो कुछ कमी इनके साइड से भी है,
नॉट ऑलवेज वी शुड ब्लेम सरकार, गवर्नमेंट। कुछ प्रॉब्लम्स लोगों की तरफ से भी हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसे हाथ फैला रही है तो वो तब भी सिंपैथी के चक्कर में हाथ नहीं देते हैं, तो यहां से इनकी तरफ से भी प्रॉब्लम आती है। तो दैट वी कंक्लूड फ्रॉम दीज टू केसेस कि भैया इनके पास बेसिक चीजों की कमी है। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। साइंटिस्ट ने गरीबी को कैसे देखा? ये देखिए मैंने साइंटिस्ट लगाए हैं, आइंस्टाइन जी, क्यूट से क्यूट लग रहे हैं ना। तो गरीबी कैसे देखी गई हमारे सोशल साइंटिस्ट, एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं, सोशल साइंटिस्ट के द्वारा। पोवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स। देखिए बेटा, गरीबी को अगर मेजर करना है तो कुछ इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है जिससे आप देख सकते हो। जैसे आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पीएच पेपर से देखते हो ना, वो न्यूट्रल है, वो एसिड है या बेस है। आई थिंक वो 10th का है, बट हम उसको चेक करते हैं। आपने 7th में भी पढ़ा होगा, पीएच पेपर होता है तो वो चेक करता है कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पे भी कुछ इंडिकेटर्स है जिससे हम चेक करते हैं गरीबी किस लेवल की है। और वो कैसे हम कर सकते हैं बेटा, मैं ना थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ ये चीज़। Is it in highlighter? Yes, it is. Wow. हाँ, तो बेटा कैसे कैसे आप चेक कर सकते हो? इलिटरेसी लेवल थोड़ा और मोटा करना पड़ेगा। इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब बच्चों कुपोषण, खाने की कमी। वो रिब्स दिख रही थी ना उस बच्चों की, वो एब्स नहीं थी, वो रिब्स थी कि भैया वो कितना कितना कुपोषित है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, वो लोग हेल्थ केयर तक नहीं पहुंच पाते हैं। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। ये सारी चीजें बच्चों क्या दिखाती हैं कि वो बंदा गरीब है, एक्सेस ही नहीं है। मैं फिर बोलूंगी, ये किताबों में लिखा गया है, लेकिन हमारी सरकार ने इतने प्यारे प्यारे, देखो बेटा मैं आपको बताऊं, मैं खुद सर्वोदय विद्यालय से पढ़ी हूँ। आपके आशु सर वो सर्वोदय विद्यालय में पढ़े हैं, आपके उशांग सर वो सर्वोदय विद्यालय में पढ़े हैं। यार हम लोग सर्वोदय गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आपको यहाँ तक पहुंच के पढ़ा रहे हैं। यार मैं तो मानती हूँ 9th ऑनवर्ड हर स्कूल की पढ़ाई बराबर हो जाती है, क्योंकि किताबें एनसीईआरटी हो जाती हैं। तो आप चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हो चाहे गवर्नमेंट में, इट्स ऑल सेम। उल्टा गवर्नमेंट में पढ़ो, पैसे बचाओ और उसको ट्यूशंस में लगाओ या उनको इंटरनेट में लगाओ, है ना भाई, बैचेस परचेज करने में लगाओ। सही कह रही हूँ ना? तो ये चीजें आप कर सकते हो। और यहाँ पे सरकार ने बहुत मदद की है लिटरेसी लेवल को बढ़ाने में, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल के, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे के, सैनिटेशन प्रोवाइड करके, ड्रिंकिंग वाटर दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ लोग भी इसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। Okay, next. Poverty seen by social scientists, analysis of poverty based on social exclusion. Now ये मोटे मोटे terms जो है ना, social exclusion, ये and vulnerability, इसको भी मैं explain करने वाली हूँ, is now becoming very common. ये दो जो चीजें हैं, सोशल एक्सक्लूजन, आपकी एनसीईआरटी में भी ये बिल्कुल ब्राइट से बॉक्स में बना हुआ है, सोशल एक्सक्लूजन एंड आपका वल्नरेबिलिटी, ये मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ, आर बिकमिंग वेरी कॉमन। ये बड़ी कॉमन सी चीज हो चुकी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये डेटा क्या कह रहा है? डेटा कह रहा है एस्टिमेटेड पॉवर्टी, थोड़ा फट सा जाता है यार इस पे आके। हाँ, ईयर बता रखा है, रूरल अर्बन पॉवर्टी का रेशियो बता रखा है और नंबर ऑफ पुअर बता रखे हैं, रूरल में कितने हैं, अर्बन में कितने हैं, कंबाइंड में कितने हैं टोटल। तो ये आपको डेटा दे रखा है, ये आपके एनसीईआरटी का ही डेटा है। डेटा चेंज भी हो सकता है, नई किताबों में मैंने एक्चुअली गूगल की एनसीईआरटी से लिया है ये टेबल, तो आपकी किताबें नई रिवाइज हुई हैं, शायद ये वाली ना हो, मैंने डाला तो यही था लेटेस्ट वाली। चलिए सबसे पहला सोशल एक्सक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? भेदभाव करना। भेदभाव करना मतलब सोसाइटी में आपके साथ क्या हो रहा है बच्चों? भेदभाव हो रहा है आपके साथ नहीं, गरीबों के साथ। हम कहते हैं हट यहाँ से, निकल यहां से, बाहर निकल जा, लात मार देते हैं, मंदिरों में घुसने नहीं देते हैं, पब्लिक एरियाज में अलाउड नहीं है। मॉल में किसी भिखारी को देखा है घूमते हुए? नहीं। क्या मॉल में भिखारियों को घूमते देखा है? क्या किसी रेस्टोरेंट में भिखारी को खाना खाते देखा है?
नहीं। क्यों? इसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। जो लोग गरीब होते हैं उनके साथ सोसाइटी उनको इग्नोर करती है, उनको एक्सक्लूड कर देती है बेसिक सर्विसेज से। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, पोवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। समाज कहता है कि अगर कोई गरीब है तो उसे गरीबों के साथ गरीबों की जगह पे ही रहना चाहिए। मेरी एक बात आपसे, एक सवाल है बच्चों, सवाल ये है, अभी क्वेश्चन भी आने वाला है आगे, वैसे सवाल ये है मेरे बच्चों कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप दिन ब दिन फेल होते जा रहे हो और आप लोगों को स्कूल में डांट पिट रही है, क्लास और पीटीएम होती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है और पेरेंट्स को बोला जाता है, मैं आपको यहाँ पे किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक्चुअली एक केस मुझे याद आया है, इससे सोशल एक्सक्लूजन से एक बात मुझे याद आई है। मैं स्कूल का नाम नहीं ले सकती, लेकिन एक्चुअली मैंने ये देखा है, एक स्कूल है, एक क्या 2-4 स्कूल हैं, और भी स्कूल हो सकते हैं, मेरे को 2-4 बच्चों से ही बात पता चली कि उनके स्कूल में ना एक सेक्शन होता है, जैसे ए हो गया या ई हो गया, वो सेक्शन होता है वीक बच्चों का सेक्शन। वो सेक्शन बनाया जाता है वीक बच्चों के लिए। वो क्या करते हैं, फर्स्ट यूटी हुआ, सेकंड यूटी हुआ, 2-3 टेस्ट में उन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं तो उनके लिए एक अलग सेक्शन बना देते हैं और उस सेक्शन में उन बच्चों को भर देते हैं। देखिए, एक पहलू यह है कि उसमें टीचर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर यार मेरा मानना यह है कि अगर आप एक गलत बच्चे को गलत संगति में ही रखोगे तो वो इंप्रूव कैसे होगा? अगर एक नालायक को नालायक के साथ ही आप ठूस दोगे तो वो इंप्रूव कैसे होगा? मुझे तो लगता है उन्हें भरी इंटेलिजेंट की क्लास में ही बिठाना चाहिए कि वो उनको देखेंगे, उनको सीखेंगे, उनसे सीखेंगे, उनको समझाएंगे, उनको देख के उनमें कंपटीशन आएगा। वहां पे कंपटीशन क्या है? 2 से 2 वाले का, 3 से 3 वाले का, 4 से 6 वाले का। लेकिन अगर उनका कंपटीशन हम बेटर बच्चों से करवाएंगे, बेटर बच्चे उनकी हेल्प करेंगे, तो कितना अच्छा हो जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप अगर क्लास में आपका बिहेवियर गलत है और आपकी पीटीएम में पेरेंट्स को बुलाया जाता है और मैम कहती है अब ये बच्चा नॉटी बच्चे के साथ ही बैठेगा क्योंकि आपका बच्चा भी नॉटी, अरे यार वो तो नॉटी का स्क्वायर हो जाएगा ना, वो तो नॉटी और हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक शांत बच्चे के साथ बिठाते हो, उसे एक समझदार बच्चे के साथ बिठाते हो, तो शायद वो उसको समझाए या उसको देख के उसको शर्म आए कि यार मैं क्या कर रहा हूं। हम जब बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते ही उठते हैं तो हम उनसे कुछ सीख के ही उठते हैं, कभी कभी हम उन्हें सिखा के उठते हैं। हमें बच्चे ही बहुत कुछ सिखा देते हैं यार। हम ये नहीं कहते हम टीचर्स हैं, हम बच्चों से नहीं सीखते, हम बच्चों से सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो अगर हमें ऐसे ही जगह में डाल दिया जाएगा, यानी कि पुअर पीपल को कहा जाता है कि वो पुअर लोगों के साथ पुअर सराउंडिंग में ही रहे, उनका एक एरिया है झुग्गी एरिया, जे कॉलोनी जैसे झुग्गी झोपड़ी एरिया, वहां सब गरीब रह रहे हैं। क्यों? ये किसने बनाया? ठप्पा कहाँ है? सरकार ने बनाया? किसने बना दिया ये? या लोगों ने बना दिया ये? दिस इज नोन एज सोशल एक्सक्लूजन एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर अ सोसाइटी। सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन अ बेटर सराउंडिंग। अगर लगता है कि लोगों को बेटर करना है तो उनको बेटर सराउंडिंग में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज बेटर नहीं हो पाएगी बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला, वल्नरेबिलिटी। अब नेक्स्ट मेजर टॉपिक इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वल्नरेबल, वीक। ऐसे बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं बेटा जो बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं किसी भी प्रॉब्लम से, जैसे कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी से या किसी भी प्रॉब्लम से, वो वल्नरेबल कहते हैं। और वल्नरेबल्स में आती है विमेन, बच्चे, हैंडीकैप पीपल, ओल्ड एज पीपल, ये सब आते हैं। तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटीज, जैसे कि मेंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट। बैकवर्ड कास्ट मतलब SC, ST, OBC, मैं यहां लिख देती हूं चाहे आपको बैकवर्ड का मतलब SC, ST, OBC, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल सच एज विडो। विडो मतलब विधवा, जिनका पति मर जाता है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप पीपल आर बिकमिंग or remaining poor in the coming years. It is determined
by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets. Assets का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? जो चीज़ें आप ओन कर सको, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो दीज पीपल स्ट्रगल मोर, उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है टू अटेन अ स्टेटस इन द सोसाइटी. उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. विडोज को एक्सक्लूड किया जाता है, वल्नरेबल समझा जाता है, बेचारी समझा जाता है. वल्नरेबिलिटी मतलब बेचारापन. वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है बेचारापन, तो बेचारा समझा जाता है. Poverty in India, most vulnerable groups, scheduled caste, urban casual laborers, rural agriculture laborers, scheduled castes, average Indian poverty ratio. तो ये सारा आपको रेशियो बता रखा है, जिसमें scheduled tribes हैं, अर्बन कैजुअल लेबर्स हैं, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, स्केड्यूल कास्ट है, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो बता रखा है. तो देखा जाए तो स्केड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा है, फिर आते हैं अर्बन कैजुअल, फिर आते हैं रूरल लेबर्स, फिर आते हैं एसटी स्केड्यूल ट्राइब्स, और फिर आते हैं ये आपका रेशियो दे रखा है पॉवर्टी रेशियो. ठीक है बच्चों. नाउ क्वेश्चन टाइम. क्वेश्चन टाइम. चलिए टाइम स्टैम्प डाल दीजिए बच्चों. क्वेश्चन इज vulnerability to poverty is determined by the options for finding an alternative living in terms of बताइए. ऑप्शन इज गिवन. मैंने ई नोट पे इसको लिया तो ये एक साथ आ गया, वैसे नीचे नीचे था, मैं बता देती हूं. ऑप्शन नंबर ए असेट्स, ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी हेल्थ, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव. टाइम स्टैम्प डाल दीजिएगा मेरी जान. टाइम स्टैम्प डाल दीजिएगा. 30-31 मिनट्स हो गए होंगे या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, एक आध मिनट ऊपर, क्योंकि इंट्रोडक्शन वगैरह लग जाता है इसमें. तो जल्दी से बता दीजिए. वल्नरेबिलिटी किस चीजों से डिटरमाइन की जाती है? Okay, time up. Time up. So the correct answer is all of the above. सारे एजुकेशन, असेट्स, हेल्थ, सब चीजें से डिटरमाइन करते हैं. ओके, चलिए अब क्वेश्चन आते रहेंगे. चलिए अब हम बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की. पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में एक टेस्ट होता है 20 मार्क्स का. ठीक है, आपको मैम बताती हैं कि बेटा 7.5 से ऊपर वाला पास है और 7.5 से नीचे वाला फेल है. तो यहाँ पे जो पासिंग लाइन हो गई या पासिंग मार्क्स हो गए वो हो गए बच्चों 7.5. कि भैया इसके ऊपर जाएगा तो वो बच्चा पास है, अगर इसके नीचे जाएगा तो वो बच्चा फेल है, उस पे लग जाएगा लाल निशान. तो यहां पे भी पॉवर्टी रेखा, गरीबी रेखा खींची जाती है कि जो भी इनके बेसिस होते हैं उस बेसिस से ऊपर जाएगा तो वो नॉन पुअर होगा, और अगर इसके नीचे जाएगा तो वो होगा पुअर, गरीब है. ठीक है ना? तो ये होती है गरीबी रेखा. रेखा रेखा. चलिए, तो अ कॉमन मेथड यूज्ड to measure poverty is based on the income और कंजम्पशन लेवल. तो दो बेसिस होते हैं बेसिकली. एक इनकम लेवल पे हम मेजर करते हैं कि कोई कितना कमा रहा है, उसका बेस है, इससे ऊपर कमाएगा तो पुअर है, सॉरी नीचे कमाएगा तो पुअर है, इससे ऊपर कमाएगा तो पुअर नहीं है. एंड एक फूड लेवल से कैलोरी बेसिस पे होता है. तो दो अप्रोचेज हो गई बेटा इसकी. बेसिकली 2 अप्रोचेज ये फॉलो करता है.
एक तो हो गई इनकम और एक हो गई कैलोरी बेसिस। ये दो बेसिस होते हैं जिससे ये मेजर करता है। A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below or given minimum level necessary to fulfill basic needs। तो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अगर उसका वो जो लेवल बनाया गया उससे नीचे जाता है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो पुअर कहलाएगा। ठीक है। The present formula for food requirement while estimating the poverty line is कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो कैलोरी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया, तो आइए बात कर लेते हैं। एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी और रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज, देखिए बेटा मैं आपको पहले बता देती हूं, कैलोरी में भी दो बेसिस है बच्चों। दो बेसिस का मतलब क्या हो गया? एक तो हो गया आपका अर्बन एरिया और एक हो गया आपका रूरल एरिया। अर्बन एरिया में जो लेवल है वो है 2400 कैलोरीज, ठीक है, और रूरल एरियाज में है 20, उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पे है 2100 और यहां पे है 2400 कैलोरीज। अब मेरी बात, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम खाना अर्बन में कम क्यों और बेसिक रिक्वायरमेंट्स और रूरल में ज्यादा क्यों? आ रहा है ना दिमाग में? कोई मुझे आंसर बताएगा इसका? यार बता दो यार, टाइम स्टैम्प पे मैं उस बच्चे को जरूर हार्ट दूंगी कमेंट्स में, बता दो यार। और मेरी जान ये मत सोचना बिल्कुल भी कि हम 9th वालों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। मेरे लिए तुम भी मेरे जिगर के छल्ले हो, जैसे 10th वाले हैं, तुमसे भी मैं उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं हर बच्चे से करती हूँ। तो आप लोगों को जो भी डाउट होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर को, हर लेक्चर को। अगर आपको मेरा समझ आ रहा है शायद आपके दोस्तों को भी समझ आए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है और पहली बार मेरा ये लेक्चर पॉवर्टी देख रहे हैं तो आप मेरे और भी लेक्चर्स देख सकते हैं इस चैनल पे जो अवेलेबल है, एंड साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यार देखो यार, लाइक भी कर दो यार। अगर तुमने अभी तक मेरे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मेरी फीस है, ठीक है? तो फीस भर दो जल्दी से जाके। हाँ जी, every teacher is working hard and I would suggest please choose a teacher now. It's high time कि एक टीचर है उसको आपने चूज किया and you are studying from him or her. चलिए, कमेंट्स भी नहीं रुकने चाहिए। कमेंट्स में चैटिंग की जगह पढ़ाई होनी चाहिए। निब्बा निब्बी नहीं बनना है, निब्बा निब्बी बनने के लिए उम्र बहुत है। ओके, तो बच्चों ने आंसर लिखना शुरू कर दिया है, लेकिन एक्चुअली आंसर इज व्हाट? क्योंकि अर्बन एरियाज में मेंटल वर्क ज्यादा होता है, एक चेयर पे बैठ जाते हैं और लैपटॉप पे लगे रहते हैं। जैसे कि मैं सुबह उठते ही स्कूल छोड़ के आई बच्चे को घर में और उसके बाद मैं बैठ गई लैपटॉप लेके और 1 बजे तक मैं लैपटॉप पे ही पॉवर्टी की पीपीटी बना रही थी, सुबह 8 बजे से। मतलब बीच में खाना खाया नहाई धोई, लेकिन मैं ये पीपीटी बना रही थी। तो अब बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग अर्बन एरियाज में एक जगह बैठ के मेंटल वर्क करते रहते हैं, जिसके लिए एनर्जी उतनी नहीं चाहिए होती जितनी रूरल एरियाज वाले को, जो फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहा है, खेतों पे जा रहा है, हल जोत रहा है, कल्टीवेशन कर रहा है, क्रॉपिंग सिस्टम में काम कर रहा है, वहां पे चाहिए। तो इसलिए वहां पे है 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे एंड 2100 कैलोरीज पर डे इन अर्बन एरियाज। तो ये है कैलोरी बेसिस पे 2100 एंड 2400। ओके, now since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas are considered to be higher than urban areas। तो ये रीजन मैं आपको ऑलरेडी अभी दे चुकी हूं। now poverty estimates, अब इसके कुछ परसेंटेजेस, देयर इज अ सब्सटैंशियल डिक्लाइन टू पोवर्टी। देखिए इसके अंदर क्या है, पूरा डेटा ही डेटा आता है, पूरा डेटा ही दिया होता है, परसेंटेजेस ही दिए होती हैं। पॉवर्टी ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं अब हम। देयर इज अ सब्सटैंशियल डिक्लाइन माना गया है। देखो यार, मैं तुम्हें सच बताऊं या जो किताब में लिखा है वो बताऊं? पहले तो मुझे कमेंट से भर दो। सच चाहिए, सच सुनना चाहते हो, या जो पढ़ाई कराई है मैम वही कराओ ना, क्यों सच बता रहे हो हमको? है भाई, सच सुनना है तुम्हें? कड़वा सच, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे कड़वा सच? तो कड़वा सच ये है, एक सिचुएशन लेते हैं उससे समझ में आएगा।
फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों के लिए जैसे मैंने आपको बताया सपोज 20 में से 12 वाला बच्चा पास है, 12 वाला बच्चा पास है, उसके ऊपर वाला पास और उसके नीचे वाला फेल। अब क्लास में सपोज मैं 5 बच्चों का ही ले लेती हूँ, एक के आ रहे हैं 15, एक के आ रहे हैं 18, एक के आ रहे हैं 0, एक के आ रहे हैं 2, एक के आ रहे हैं 10। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फेल फेल फेल, ज़्यादा लोग मतलब अनपढ़ हैं, वीक हैं क्लास में। अब मैम का एक स्टेटस जो है खराब हो रहा है स्कूल में, वो कहती है यार ये क्या, मेरी क्लास तो वीक है, वीक सेक्शन मिला है मुझको। तो वो क्या करती है, वो कहती है कि भाई अगर मैं इसमें और बच्चे लूँ तो और बेहतर हो जाएगा। देखो अगर मैं इसमें और बच्चे लूँ, सपोज एक के आए हैं 11, एक के आए हैं 19, एक के आए हैं 4, एक के आए हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ही ले लेते हैं, एक के आए हैं 3। ठीक है, अब इसमें से फेल को दोबारा से हम मार्क कर लेते हैं। 11 वाला फेल था, हाँ बिल्कुल, 19 वाला पास है, 4 7 3। तो बेसिकली 10 बच्चों में से 3 बच्चे पास और 7 बच्चे फेल। लेकिन मेरी जान अगर बच्चे को कहती है मैम, मैम बोलती है, यहां पे हम थोड़े फेल कम कर देते हैं, यहां पे हम समझ अच्छे से आ जाएगा, एक 14 ले लेते हैं, एक 13 ले लेते हैं और फेल कम हो गए, मतलब ठीक है 1 2 3 4 5 बच्चे फेल है और 5 बच्चे पास हैं। ठीक है, लेकिन मैम को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, मैम कहती है ये क्या यार मेरी बच्चे 50% तो वीक हैं। तो मैम अपना स्टेटस हाई करने के लिए क्या कहती हैं, अब जो भी बच्चा 15 लाएगा 20 में से, जो भी बच्चा 7 नंबर लाएगा 20 में से वो पास हो जाएगा। 7 के ऊपर वाला पास, 7 के नीचे वाला फेल। अब मेरे बच्चों 7 के ऊपर वाला, यानी कि ये भी पास हो गए, ये भी पास हो गए, है ना भाई, ये दोनों पास हो गए, 2 बच्चे और पास हो गए, 3 फेल रह गए, अब 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ आप समझे, इसका मतलब ये हुआ कि मैम ने बच्चों को इंटेलिजेंट नहीं किया, मैम ने अपनी लाइन को ही नीचे कर दिया। तो हमारे देश में गरीबी जो कम हो रही है वो पॉवर्टी लाइन को ही नीचे कर रखा है। वेजेस के बेसिस पे देखा जाए तो मात्र कुछ रुपए कमाने वाले अमीर कहलाते हैं, मात्र कुछ रुपए खर्च करने वाले अमीर कहलाते हैं, मतलब नॉन पुअर कहलाते हैं। तो हमारे देश में पॉवर्टी लाइन को नीचे धकेला गया, ना कि पुअर सेक्शन को ऊपर किया गया। तो एक डिक्लाइन देखा गया है। There is a substantial decline in poverty ratios in India for about 45% से 37.2% तक 2004-5 में आए हैं, और about 22% जो है वो कम आया है 2011-12 में. Although the percentage of people living under poverty declined in the earlier 2 decades, the number of poor declined from 407 million to 270 million. देखिए बेटा, हो सकता है ये डेटा नया आ गया हो आपकी नई किताब में, ये 2011-12 का है, हो सकता है आपके में 21-22 का डेटा आ गया हो, तो प्लीज़ वही रेफर कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट. ठीक है, मुझे यही वाला डेटा मिला, मैं कह रही हूँ मेरी एनसीईआरटी में, with an average annual decline of 2.2 points during 2004 to 5, मतलब कि 2.2% से और कमी आई है. पॉवर्टी मतलब कम हो रही है, इस डेटा के थ्रू ये बताया गया है. वल्नरेबल ग्रुप्स हमने अभी पढ़ा कि इंडिया में द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स. ज्यादा कौन है वल्नरेबल बच्चा, ज्यादा कौन है वल्नरेबल, ज्यादा है सोसाइटी में वही SC ST OBC. ये देखो ना, सोशल ग्रुप्स, इकोनॉमिक कैटेगरीज में आने वाले, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी. लाइकवाइज अमंग इकोनॉमिक ग्रुप्स, रूरल एग्रीकल्चर लेबर जो होगा और अर्बन कैजुअल लेबर जो होगा वो वल्नरेबल होगा. इकोनॉमी वाइज मतलब जो काम कर रहे हैं उनके वाइज. तो ये सभी लोग किस में आएंगे बेटा, पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे. वल्नरेबल ग्रुप्स पॉवर्टी के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मोस्ट अफेक्टेड ग्रुप होते हैं. There is also an equality in incomes within a family. Yes, कोई कितना कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है, बिल्कुल ऐसा होता है. In poor families, all suffer
बट सम सफर मोर देन अदर्स। जिनके पास एक ही कमाने वाला होगा वो ज्यादा सफर करेंगे। विमेन, एल्डरली पीपल, लड़कियां जो बच्चे होती हैं, इनको इक्वल एक्सेस रिसोर्सेज का नहीं दिया जाता है। बहुत सारे घरों में आज के टाइम पे भी नहीं दिया जाता है, तो ये फील करते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है एंड इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। ये एस्टिमेशन के बेसिस पे डेटा दिया हुआ है आपका। Interstate disparities के अकॉर्डिंग द proportion ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। ऑफ कोर्स दिल्ली में अलग पॉवर्टी लेवल होगा, हरियाणा में अलग होगा, पंजाब में अलग होगा, गुजरात में अलग होगा, पाकिस्तान में अलग होगा। क्यों भाई, होगा ना हर जगह अलग अलग। तो बस उसी के बेसिस पे हम देखेंगे। Through state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s to the success rate of reducing poverty state to state to significant decline in poverty in Kerala, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल में बहुत डिक्लाइन देखा गया है बच्चों। अभी पूछूंगी मैं आपसे कहाँ पे किसका कितना डिक्लाइन हुआ है। तो हाउ डिफरेंट स्टेट रिड्यूस देयर पॉवर्टी, कैसे रिड्यूस किया उन्होंने अपना अपना सिस्टम, कैसे रिड्यूस किया, क्या क्या किया उन्होंने ऐसा। क्या मुझे कमेंट्स में कोई मेरे साथ साथ बता सकता है? क्या मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा में ऐसा क्या हुआ जिससे वहां की पॉपुलेशन में कमी आई, पॉपुलेशन ही पॉवर्टी में कमी आई? ऐसा क्या हुआ वहां पे? उन्होंने ऐसा क्या किया बच्चों? उन्होंने की हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ। उन्होंने पैसा लगाया अपनी खेती बाड़ी में, जिससे वहां पे इंप्रूवमेंट हुई, पॉवर्टी लेवल कम आया, जॉब मिली लोगों को, इनकम हुई लोगों की। ठीक है, चलिए अब मुझे केरला का बताइए। केरला में ऐसा क्या हुआ? उन्होंने किस चीज में इन्वेस्ट किया? उन्होंने इन्वेस्ट किया ह्यूमन रिसोर्स में, लोगों को एजुकेट किया, लोगों को लिटरेट बनाया और उनको हेल्दी भी बनाया। तो इन्होंने कैसे गरीबी को कम किया? ह्यूमन रिसोर्स में क्या करके? इन्वेस्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट बताइए बंगाल में क्या किया लोगों ने? बंगाल में लोगों ने की लैंड रिफॉर्म्स किए, यानी कि जिनके पास लैंड नहीं थी और जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड थी उनसे कुछ हिस्सा लेके गरीबों में बांटा। लैंड रिफॉर्म्स ये आप क्लास 10th में एग्रीकल्चर चैप्टर में भी पढ़ोगे, क्लास 12th में अगर आप कॉमर्स लेते हो तो इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ोगे। लैंड रिफॉर्म्स किए। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु का टाइम स्टैम्प डाल के जल्दी से आंसर लिख दो, फिर मैं आंसर बताऊंगी। बताओ भाई, तमिलनाडु का आंसर बताओ कि उन्होंने ऐसा क्या किया बच्चों, उन्होंने ऐसा क्या किया, फिर मैं आंसर बताऊंगी। हाँ जी, हो गया? 47 मिनट्स का टाइम स्टैम्प डाल दो। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, किताबें खोल के तो बैठे होगे यार तुम लोग, एनसीईआरटी के साथ पढ़ रहे हो ना। वन मार्कर बनते हैं इनमें से ही। हाँ भाई, इन्होंने की बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। इन्होंने की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वन मार्कर में, और अभी आगे क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसी में से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर ग्रोथ में किया, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में किया, इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किया और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया फूड ग्रेन्स को। डेटा ही डेटा। चलो भाई, लो जी सवाल भी आ गया, क्विज टाइम। क्वेश्चन टाइम।
कह रहे हैं कौन से स्टेट में लैंड रिफॉर्म मेजर्स थे हेल्प किया जिसने रिड्यूस की पॉवर्टी? अभी अभी बताया। देखते हैं कितने अटेंटिव हो तुम लोग। देखते हैं जरा आज देखते हैं। यार मुझे ना ये सब नहीं आता है, मैं सीख रही हूं तब तक। 30 seconds. Okay, you have 30 seconds to answer. सीख रहे हैं हम भी। Come on, guys. Answer fast. Okay, okay, okay. ये माना तू है fit. Okay, countdown is ended. And the correct answer is... And the correct answer is... अभी अभी हमने आपको बताया कि भाई ओ ये क्या हो गया कि लैंड रिफॉर्म कहाँ है? वेस्ट बंगाल. सो द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल. ओके, एक और सवाल है शायद इसी से, नहीं आगे आएगा. ठीक है जी, क्लियर है इतना? आप लोगों को एकदम थम्स अप दे दीजिए कमेंट्स में फटाफट से, जल्दी से थम्स अप की बरसात कर दीजिए कमेंट्स में. क्या अब तक सब क्लियर है? और अगर नहीं है तो डाउट लिख दीजिए फटाफट से. हर एक कमेंट का आंसर मिलेगा, लेकिन लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा. लाइव सेक्शन में मत कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा. बार बार बोल रहे हैं हम आपको. चलिए शुरू करते हैं. अब अगला टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. देखिए गरीबी के कुछ कारण भी तो होंगे. क्या कारण है ऐसा जो हमारा देश इतना गरीब है? ऐसा क्या हाय लगी है किस कंट्री की? नजर लग गई है. किसकी नजर? एक बहुत बड़ा फैक्टर है. मैं भी बीमार हुई, अभी हॉस्पिटलाइज्ड हुई पिछले हफ्ते, एंड सब बड़े नजर लग गई है इसको, इसकी नजर उतारो. तो मतलब हमारे देश में अगर कोई बीमार होता है तो कोई बीमारी नहीं, नजर इज अ बिग बीमारी है ना भाई. तो हमारे देश में ऐसी किसकी नजर लग गई? जो हम गरीब हैं. तो बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. क्या किया यार ब्रिटिशर्स ने ऐसा हमारे देश के साथ, जो हमारा देश इतना गरीब हो गया? इसका पूरी इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मैंने यहां लेके आई हूं कि पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट. इन लोगों ने क्या किया ना बेटा, इन लोगों ने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को बिल्कुल खत्म कर दिया, और इन्होंने इंडस्ट्रीज को डेवलप भी नहीं होने दिया, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. जो भी किया अपने नाम पे किया. लो रेट ऑफ ग्रोथ रेजिस्टेड अंटिल द 1980s. तो 1980s तक इनका जो प्रभाव था वो हमारे देश पे लटकता रहा. इनकी जो भी इनका कार्य किए हुए थे इन लोगों ने. इसके बाद फेलियर ऑफ बोथ द फ्रंट्स. देखिए एक इनकी फिलॉसफी थी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हम इकोनॉमी को ग्रो करवाएंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे. लेकिन ये दोनों ही चीजें फेल हो गई. पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ में इतना प्रमोट नहीं हो पाए. यहाँ पे भी एक पिक्चर लगाई थी मैंने कि चाइल्ड लेबर होता है, चाइल्ड मैरिज होती है, ओवर पॉपुलेशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वायलेंस है, पॉवर्टी है, एंड इलिटरेसी भी है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत होती है. लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉपर विद एक्सप्लेनेशन. देन है लो रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज. देखिए लो ग्रोथ रेट रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटी. यार लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, एंड इसी के साथ साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है. यानी कि जॉब्स नहीं बढ़ रही है, लेकिन जॉब करने वाले लोग बढ़े जा रहे हैं. इतना लोगों की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, हम दो हमारे एक सब आ चुका है. लेकिन भैया कुछ है जो हम दो हमारे 4-6 पे हैं, बस है. चलिए और भी कुछ फैक्टर्स हैं. लो की स्मॉल इनकम्स, इनकम इनइक्वालिटीज, किसी के पास बहुत पैसा तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं.
सोशियो और कल्चरल फैक्टर, देखो बेटा क्या करते हैं, गरीब लोग अपनी बच्ची की शादी करते हैं और उसमें इतना पैसा लगाते हैं, उधार ले लेके लगाते हैं, सेरेमनीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बाप के पास पैसा नहीं है लेकिन बेटी की दहेज देता है, उसकी शादी करता है, चाहे उधार लेके करे चाहे पूरी जिंदगी चुकाता रहे उसको। ये सारी चीज़ों से भी पॉवर्टी ओरिजिनेट है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स यही है। इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब पैसों से रिलेटेड फैक्टर, लोगों के पास जॉब नहीं है लेकिन लोगों के खर्चे हैं। What is the main cause of poverty in India? Question time. Question time. Answer fast. पहले हम टाइमर लगा देते हैं, अब हमें आ गया है टाइमर लगाना, तो अब हम टाइमर लगाएंगे। काउंटडाउन लगाना है ना हमको, तो नो 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 नो। ओके 50 सेकेंड्स लग चुका है तो लगा देते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करेंगे। आजा भाई। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी? क्या है? हाई इनकम इनइक्वालिटीज इज द कारण, या फिर लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज, या फिर हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, या फिर इनमें से सारी चीजें ही कारण है, कॉजेज है पॉवर्टी के। कम ऑन गाइस, 30 सेकेंड्स बचे हैं अभी भी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। And the time is over. Oh, I forgot. इतने में ही कितनी कॉल्स आ जाती हैं। हाँ जी, तो ऑब्वियसली बात है, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव बच्चों, क्योंकि हमने हाई इनकम इनइक्वालिटीज हैं देश के पास, देन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, ये तीनों के तीनों कारण है जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो अराइज हुई। तो ये सारे कारण हैं बिल्कुल। अब आते हैं, ओ ये कैसे हिल गया, एक सेकेंड, ओ सिलेक्ट का ऑप्शन आता था ना यहाँ पे, सिलेक्ट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी पॉवर्टी मेजर्स। आई थिंक ये कलर मैंने गलत ले लिया है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स। अब तो दिख रहा होगा तुम लोगों को। देखो यार, जब कोरोना आया वो एक वायरस था, वायरस के लिए हम बनाते हैं एंटी वायरस, है ना भाई। तो ऐसे ही पॉवर्टी के लिए हमने बनाए एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जिससे हम पॉवर्टी को कम कर सके। तो इसके तहत सरकार लेके आई कुछ बेसिक स्कीम्स, 6 से 7 स्कीम्स हैं जो आपको याद करनी है, आपको मेमोराइज करनी है। फुल फॉर्म्स, ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। तो कुछ स्कीम्स लेके आई जिसके तहत अलग अलग फिलॉसफीज थी, वो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, एंड इसी के ऊपर फिर क्वेश्चन भी आने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहे हैं द करंट, देखिए एंटी पॉवर्टी मेजर्स में 2 अप्रोचेज हैं। क्या 2 अप्रोचेज हैं? पहली अप्रोच है बेटा जी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमी की क्या करनी है, हमें करनी है इकोनॉमी की ग्रोथ। दूसरी है टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, जिसके तहत बहुत सारे, जैसे कि अरे यार जैसे कि मनरेगा, NFWP और अंत्योदय योजना, REGP, SGSY, बहुत सारी फिलॉसफीज, प्रोग्राम्स लाए गए सरकार के द्वारा।
ठीक है, तो आइए कि करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहली अप्रोच को देख लेते हैं, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो पीछे भी आई थी अगर आपको याद हो तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। देखिए बेटा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया कहा जाता है ना, अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे कहा जाता है ना, तो यहाँ पे भी यही वाली बात है। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, जब लोग होशियार होंगे, समझदार होंगे, लिटरेट होंगे, हेल्दी होंगे, तो इन सारी चीज़ों से पॉवर्टी पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी तो हमारी पॉवर्टी जो होगी वो कम होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में है एक इनवर्स रिलेशन। Economic growth widens opportunity and provides the resources need to invest in human development। तो अगर हमें इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है तो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में। इससे इंकरेजमेंट मिलती है लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, वो होप करते हैं ताकि वो अच्छी एक एजुकेशन ले पाए और वो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में। हाउएवर poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इन सभी चीज़ों का लुत्फ नहीं उठाते हैं। जो सरकार ने मुफ्त में स्कूल बनाए हुए हैं, जो सरकार ने मुफ्त में अस्पताल बनाए गए हैं, ये उनका लुत्फ नहीं उठाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। Thus there is a clear need for targeted anti poverty program। तो इसीलिए पूरी नीड सोची गई, समझी गई कि ऐसी स्कीम्स लाई जाएं जो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करे और उन स्कीम्स को स्ट्रिक्ट रखा जाए। सबसे पहली स्कीम नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये आई 2005 सितंबर में बच्चों। ये एम करती है लोगों को, देखो मैं पहले समझा देती हूँ इसके अंदर क्या होता है। परिवार का एक मेंबर एप्लीकेशन डालता है सरकार को, एप्लीकेशन डालने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स बैक आता है, जिसके अंदर आपको मिलती है जॉब 100 डेज के लिए। ये क्यों लाया गया, ताकि ये जो गरीब लोग हैं इनकी माइग्रेशन ना हो, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं काम के चक्कर में, एंड साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए किया गया। It aims to ensure livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of wage employment। लेकिन जब ये एप्लीकेशन डालते हैं तो आप विद इन 5 किलोमीटर्स का रेजिडेंस के अंदर आपको काम मिलता है। एप्लीकेशन डालने के 15 दिन के अंदर अगर आपके पास रिस्पॉन्स बैक नहीं आता सरकार के द्वारा, तो आपको सरकार की गलती मानी जाएगी और सरकार आपको मुफ्त में 100 दिनों तक वेजेस प्रोवाइड करेगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकार जो ढीले काम करती है, डिले इन डिसीजंस करती है, वो थोड़ा फास्ट काम करे। Wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled काम। अनस्किल्ड होता है, रोड बनाना, सीमेंट लगाना, ऐसा काम होता है अनस्किल्ड काम, जिसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आता है NFWP, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये आया 2004 में। इसके तहत वर्क प्रोग्राम The National Food for Work program was launched Minister of Rural Development, Central Government on 14th November 2004। कहाँ गया, 150 डिस्ट्रिक्ट्स में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का ही मेन मकसद था। यानी कि आप काम कीजिए, हम आपको उसके बदले खाना देंगे। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट। द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल रूरल पीपल हु आर प्रिपेयर टू डू मैनुअल एंड अनस्किल्ड वर्क, जो करने को तैयार है, तो काम के बदले खाना मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये आई 1993 में। PMRY का मेन मोटिव क्या था, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि लोगों को थोड़े कम दामों पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, ताकि उस लोन से वो अपना सेल्फ बिजनेस कुछ कर सके। तो माइक्रो वेंचर्स खोले गए, जॉबलेस लोगों को ये दिए गए। स्टार्टिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का इनका मेन प्रोग्राम था कि लोगों के पास पैसा आएगा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, अपने लिए कोई माइक्रो बिजनेस शुरू कर पाएंगे। नेक्स्ट था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये आया 1995 में, मेरे बर्थ ईयर पे, जिस दिन मैं पैदा हुई थी, जिस साल में। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड एटीट्यूड अमंग रूरल एम्प्लॉयड यूथ। इनका क्या था, जो लोग अगेन
गरीब हैं, जिनके पास काम नहीं है, मेन एम क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आना, लोगों को फैसिलिटेट करवाया कि वो लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले, हाई क्रेडिट ले, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके खुद को इम्प्रूव करें। यानी कि जो महिलाएं हैं वो छोटा छोटा चूड़ियों का बिजनेस, सिलाई का बिजनेस वो स्टार्ट कर सके। अगर आपने मूवी देखी हो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये एक मूवी है, बड़ी फनी सी मूवी है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये एक मिडिल क्लास लोगों की कहानी है जिसकी आमदनी अठन्नी है, अठन्नी मतलब 50 पैसा, एंड खर्चा उनका रुपया है, यानी कि 1 रुपया है। तो जितना आता है उससे ज़्यादा लगाना पड़ता है उनको। तो वहाँ पे भी उन औरतों को तीन दोस्त होते हैं, उनकी बीवियाँ होती हैं, वो एक फाइनेंस लेती हैं एंड देन वो काम करती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जनरेट करवाई गई थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी स्वरोजगार योजना ही है। यानी कि इसके अंदर क्या किया गया बच्चों? इट एम्स एट प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू विलेजर्स थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। ये आसपास की औरतें ही मिलके क्या करती हैं, औरतें या कुछ एक दो आदमी, वैसे औरतें होती हैं, घर के घरेलू एक ग्रुप बनाती हैं, 15 से 20 औरतों का ग्रुप होता है। वो हर महीने 25 से 100 रुपए के बीच जमा करती हैं, और जिसमें से जिस भी ग्रुप की किसी लेडीज़ को हेल्प की ज़रूरत होती है वो जमा हुआ पैसा उनको दे देते हैं, फिर वो उनको धीरे धीरे वापस भी कर देते हैं। तो ऐसे ये चक्री चलती रहती है। जैसे आपके घरों में अगर मम्मी कमेटी डालती हो या किटी पार्टी टाइप होती हो, कमेटियों में क्या होता है, जो पर्ची वाली होती है, बोली वाली नहीं, पर्ची वाली एक होती है, उसके अंदर यही होता है, सबने 100 रुपये मिलाए, 1000 रुपये बन गए 10 लोगों के, उसमें से किसी एक को चाहिए, वो 1000 रुपये वो ले जाएगा, फिर अगली बार फिर मिलेंगे, 100 रुपये मिलाएंगे, 1000 रुपये इकट्ठे हुए, फिर दूसरा ले जाएगा। तो एक एक करके सबके 1000 रुपये उनके पास वापस आ जाएंगे, जो वो इकट्ठे करते रहेंगे। Activity clusters are established based on the aptitude and skill of the people, जैसे कि वही आपने देखा, फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय एनजीओज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सिलाई कढ़ाई का काम हो गया, बुनाई का काम हो गया, छोटे छोटे काम यहाँ पे ये लोग जनरेट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीएमजीवाई लॉन्च हुआ 2002-2001 में इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्या बात है, रूरल एरिया में नहीं बल्कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हुआ। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों? टू सस्टेन नेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। इनका मेन मकसद था ह्यूमन डेवलपमेंट करना, जिसके लिए इन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इस सब बेसिक चीज़ों पे काम किया जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना इज एन इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम for 10 million of the poorest families. It is on the lookout for the poorest of the poor by providing them 35 kilograms of rice and wheat at ₹3 and ₹2 per kg respectively. तो अंत्योदय अन्न योजना में सस्ते दामों पे, बहुत कम दामों पे उपलब्ध कराया जाता था राशन गरीबों को, ताकि कोई भी भूखा ना सोए। तो इनका मेन था मोटिव अन्न प्रोवाइड करना, यानी कि फूड प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों। तो ये 7 स्कीम्स थी आप लोगों की जो आपने पढ़ी, समझ में आई आप सबको? चलो एक सवाल मैं पूछती हूँ, क्विज टाइम, क्वेश्चन टाइम अभी नहीं आया तो मैं पूछ लेती हूँ। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कौन से ईयर में आया था? मैं टाइमर लगा रही हूँ, देख लो फिर तुम। NFWP कौन से ईयर में आया था? स्टार्ट हो गया। विच ईयर? NFWP विच ईयर? फटाफट से 30 सेकेंड है आपके पास। 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 20। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए तुम लोगों के यार। हो गया। तो जिसने भी लिखा है 2004 उसका करेक्ट है।
2004 इज द आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस। अब इसके आगे कुछ चैलेंजेस भी तो आते हैं यार। चैलेंजेस मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इन एंटी पॉवर्टी मेजर्स के लाने में। Challenges that still remain: providing health care. Oh, 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 हाँ, providing health care, education और job security, achieving gender equality, डिग्निटी, इन सब में अभी भी प्रॉब्लम फेस की जा रही है। ये एक बड़े टास्क हैं, लेकिन प्रोग्रेस देखी जा रही है। क्या होता है ना यार बच्चों, ये ना ओवरलैपिंग कर देते हैं। एक स्कीम आई, वो चल रही है, अभी चल रही है, अभी लोगों तक पहुंच रही है, वो दूसरी ले आते हैं, ओवरलैप हो जाती है। बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस, पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। Wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas, different states. Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. तो कुछ लोगों को ज़्यादा vulnerability है poverty से लेकर, कुछ लोग बिल्कुल मस्त मजे में जीते हैं, कोई vulnerable नहीं है। Okay, question time. आ गया question time. Question time. आंसर बता दीजिए कि मनरेगा, when was National Rural Employment Guarantee Act passed? हाँ जी, कब पास हुआ? सितंबर में, अगस्त में, मई में, या इनमें से किसी में भी नहीं? बता दो भाई। बता दो, टाइमर चल रहा है। टाइमर के आगे मैं ही आ गई, वाह रीमा। मैं अपना नाम भी नहीं बताती ना इंट्रोडक्शन में। माय नेम इज रीमा घई एंड आई एम योर एसएसटी एजुकेटर। मैं साइंस एंड फन पे आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज सितंबर 2005 में आया महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ गॉड, अगेन क्वेश्चन टाइम, एक और क्वेश्चन टाइम। फुल फॉर्म ऑफ NFWP इज, या वो ई नोट पे लेना, थोड़ा आगे पीछे हो गया, मैं इसके लिए आपको देती हूं 1 मिनट। चलिए बता दीजिए जल्दी से। नेशनल फेडरेशन फॉर वर्क प्रोग्रेस, नेशनल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, नेशनल फूड एंड वीट प्रोसेसिंग, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। क्या है इसकी करेक्ट फुल फॉर्म? जल्दी बता दीजिए। चलिए हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इज द फुल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। ओ ये क्या हो गया, हिल गया सारा यार ये तो। रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम, कोई बात नहीं।
रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। देखिए भाई क्या क्या इनके आगे प्रॉब्लम्स आई। लेस इफेक्टिव, भैया लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। क्या था, इफेक्टिव नहीं थे इतने, टारगेट ही नहीं किया गया उस सेक्शन को जहां पे एक्चुअली में किसकी जरूरत थी, टारगेट होने की। देर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग, मैंने बताया एक स्कीम आती थी उसके पहले दूसरी आ जाती थी। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर। जहां पे ये स्कीम्स को जाना चाहिए था वहां तक ये स्कीम्स नहीं पहुंच पाई। देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन रीसेंट ईयर इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो इनको ढंग से देखना चाहिए था, इनको ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहिए था और लोगों तक पहुंचाना चाहिए था। लास्ट, आई गेस ये लास्ट है, द चैलेंजेस अहेड। पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, लेकिन इसकी रिडक्शन अभी भी एक चैलेंज है। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारे देश में G20 हो रहा है, हमारे देश चंद्रयान, हमारा देश का हम मून पे पहुंच गए हैं। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तो भेज दिया हमने चंद्रयान को इतना सीरियस होके, और लेने चला गया वो साउथ पोल पे चांद को। पॉसिबली मेनली ड्यू टू, अच्छा यू नो दैट कि अब हम लोग सूरज पे भी आदित्य 1 भेजने वाले हैं सूरज को स्टडी करने के लिए। तो हमारा भारत देश महान। पॉसिबली मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए मेनली क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन लेके आ रहे हैं, हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर रहे हैं, हम लोग विमेन एम्पावरमेंट पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए आगे भेज रहे हैं। तो इन सभी कारण से ये जो हमारा देश है ये और बेहतर हो सकता है। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन 10 to 15 ईयर्स। अरे ये तो सही बात, सेम बात आ गई, सॉरी बेटा ये तो सेम आ गया। The current anti-poverty program consists of 2 planks. They are, question time. याद करो 2 प्लैंक्स पे टिका हुआ था एलिवेशन प्रोग्राम्स। वो कौन से 2 प्लैंक्स थे? सोशल इकोनॉमिक रीजंस एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या इनमें से कोई भी नहीं? सोच समझ के आंसर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का समय दे रही हूं आपको। 2 प्लैंक्स बता दीजिए जिसके ऊपर एंटी पॉवर्टी कंसिस्ट करता था, डिपेंड करता था, फटाफट से, कम ऑन। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। अरे भाई हाँ भाई, ओके ओके ओके। हमारे एडिटर है ना, वो बोलते हैं आप पानी पी रहे हो मैम, कट करना है, आपने फ़ोन हाथ में उठाया, आपने कट करना है। मैं कहती हूँ यार कुछ कट नहीं करना, मैं एक गो में पढ़ाती हूँ, मैं उसी एक गो में सब कुछ करती हूँ। भाई पानी वानी पीना है, भाई पियेंगे ना, भाई कोई फ़ोन बज रहा है देखेंगे ना। तो यार जैसे हम लाइव में करते हैं वैसे ही यहाँ पे हो रहा है रिकॉर्डेड में। बच्चों को लगना नहीं चाहिए यार कि हम बोरिंग रिकॉर्डेड कुछ देख रहे हैं। चलो जी, काउंटडाउन इज ओवर एंड द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पूरा पॉवर्टी चैप्टर होता है खल्लास, खत्म, एकदम झकास हो चुका है। हमें सब कुछ हमने कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो ये पूरी एनसीईआरटी को मैं उठा के ले आई हूँ आपके सामने, लेकिन ना 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 ना, क्या मैं सिर्फ क्वेश्चंस लाऊंगी? मैं इतनी बुरी हूँ क्या? मैं इतनी बुरा हूँ क्या मैं माँ? नहीं, मैं आपके लिए आंसर्स भी लाई हूँ। डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया।
ये रहा। यार तुम्हें सब दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो तुम्हें पीपीटी मिल जाएगी। मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको पीपीटी मिल जाएगी ये वाली हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे। मैं बता देती हूँ, साइंस एंड फन की ऐप पे फ्री क्लासेस का कॉलम होता है, जहाँ पे आप पॉवर्टी सेक्शन, नया वाला देखना, आप कहीं पुराना वाला देख लो, लास्ट ईयर वाला, ये नया वाला नई पीपीटी है। ये साइंस एंड फन की ऐप पे जाके आपको फ्री क्लासेस के सेक्शन में मिल जाएगी ये पीपीटी। ऐप आपको अवेलेबल है iOS पे और ऐप स्टोर पे। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा पेड बैच लेना है, जहाँ पे मैं रेगुलर तो नहीं, टीटीएस में 4 से 5 पढ़ाती हूँ, और आशु सर साइंस पढ़ाते हैं, उशांक सर मैथ्स पढ़ाते हैं, दीपिका मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, हम सभी लोग आपको लाइव पढ़ाते हैं रोज़। तो उसके लिए आप लोग न्यूटन्स बैच परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप से, न्यूटन्स बैच, जहाँ पे टाइमिंग्स 4 to 6 के बीच में आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, रोज़ शाम को 4 से 6, रोज़ शाम को 4 से 6, संडे को डाउट्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। Okay. Okay. First question is on the screen. Describe how the poverty line is estimated in India. A person is considered poor अगर उसकी इनकम और कंजम्पशन लेवल जो होगा मिनिमम लेवल से कम जाएगा। तो बेसिकली मिनिमम लेवल की अगर हम बात करें, ये 2 लेवल पे होती है, एक होती है कैलोरी और एक होती है इनकम लेवल। तो बस आपको यही यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, और साथ ही साथ उनके वर्क, उनके लाइफस्टाइल, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी डिपेंड करता है वो कितने गरीब और अमीर है। Do you think that present methodology of poverty estimation is appropriate? क्या आपको लगता है जिस अकॉर्डिंग हम पॉवर्टी को मेजर करते हैं वो सही है? तो नहीं, आज के टाइम पे जो हम मेथड को यूज कर रहे हैं वो कंप्लीटली एप्रोप्रिएट नहीं लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओनली फैक्टर टेकन इनटू कंसिडरेशन इज इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि पैसा, रुपया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को तो इग्नोर ही कर दिया जाता है। पॉवर्टी आज के टाइम पे इकोनॉमिक स्टेटस है, यानी कि जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, नौकर चाकर है, वो अमीर है, लेकिन जिसके पास माँ है, रिश्ते हैं, वो अमीर नहीं है। तो इकोनॉमी लेवल पे ही हम लोगों को गरीब अमीर में नापते तोलते हैं। इसी से याद आया, पॉवर्टी इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कौन सी पॉवर्टी होती है बेटा? जो हम पूरे देश में मेजर कर रहे हैं, जिससे हम कैलोरी इनटेक देख रहे हैं, हम फूड रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 दोस्त बैठ के बात कर रहे हो, तेरे पास कौन सी गाड़ी है, तेरे पापा के पास, मेरे पापा के पास ये वाली है, तेरा घर कितना बड़ा है, और आपस में आप डिसाइड करते हो हमारे चारों में से सबसे अमीर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये होती है रिलेटिव पॉवर्टी। और एब्सोल्यूट जो हमारी सरकार मेजरमेंट्स देती है उसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहा जाता है। ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया। इसमें पूरी की पूरी परसेंटेजेस आएंगी, आप देख सकते हो यार। 22%, 2017-18 का रेशियो, 2011-12 का रेशियो, 270 मिलियन हो गए, सारे रेशियोज हैं। इसके बाद डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। क्या क्या कारण है बच्चों? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आई तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई बच्चों। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो उसमें आई मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, HYV सीड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, जिससे लेबर वर्क में आई कमी, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई कम। तो ये भी एक कारण है। साथ ही साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस, रिलीजियस सेरेमनी, जैसे कि स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन मैरिजेस एंड ऑल। इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये टॉप रीजंस फॉर पॉवर्टी है यहाँ पे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स जो कि मोस्ट वल्नरेबल है। तो बेटा जी अगर हम बात करें वल्नरेबल ग्रुप्स की तो सबसे पहले आते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें, देखो ये सोशल ग्रुप्स हैं, और इकोनॉमिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो वो आ जाते हैं रूरल एग्रीकल्चर लेबर और साथ ही साथ अर्बन में कैजुअल लेबर, ठीक है ना। तो रूरल ये आपके इकोनॉमिक लेवल पे अलग है और सोशल लेवल पे अलग है। नेक्स्ट इज गिवन अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के बारे में बात कीजिए। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज बोले तो पॉवर्टी इन इंडिया डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। किसी देश में क्या है पॉवर्टी लेवल और किसी देश में क्या है पॉवर्टी लेवल, तो उसके बारे में बताया हुआ, जो मैंने पूरा टेबल आपको बताया, जैसे कि कहाँ पे बिहार में कैसे किया, वेस्ट बंगाल में कैसे किया, तमिलनाडु में कैसे किया, ये सारा उसी के बारे में है। नेक्स्ट इज ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। पूरा आपको ट्रेंड बताना है, कहाँ पे जल्दी जल्दी पॉवर्टी कम हो रही है और कहाँ पे जल्दी जल्दी बढ़ रही है, तो ये आपको डेटा ही बताना है इसके अंदर।
अब डिस्क्राइब करंट स्ट्रैटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। तो पॉवर्टी एलिवेशन तो भैया कब से एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है इंडियन डेवलपमेंट में। तो करंट की अगर हम बात करें तो 2 प्लैंक पे ये काम कर रहा है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला, इसको थोड़ा यार ऐसे मत लिखना, थोड़ा पॉइंट्स में लिखना, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो बनाए गए, इनको फैलाने के चक्कर में बहुत सारा नेटवर्क चाहिए था, और इसके अंदर इन्होंने लाए बहुत सारी स्कीम्स, जैसे कि मनरेगा 2005 में, SGSY, PMGY, PMRY, और मेन इनका मोटिव क्या था? टू अबॉलिश पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना। ये सेम हो गया क्या फिर से? नेक्स्ट, what do you understand by human poverty? Human poverty is a term that means poverty is just limited to the economic status of people, but rather ये अलग अलग सेक्शन में, जैसे कि lack of education, health care system, disparity की वजह से भी फैलती है। Who are the poorest of poor? मतलब कि most vulnerable, women, female infants, elderly people are poorest of poor, क्योंकि ये सबसे जल्दी इफेक्ट होते हैं। मेन फीचर्स ऑफ मनरेगा बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देता है। ये लोगों को सस्टेनेबिलिटी, यानी कि उनके पास काम है, उनको वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ ये जॉब्स प्रोवाइड करता है विमेन को भी। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन ओनली, तो ये वो भी प्रोवाइड करता है औरतों को। इसी के साथ हमारा पूरा पॉवर्टी चैप्टर विद इट्स एनसीईआरटी क्वेश्चन इज ओवर। आई होप आपको पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैंने बड़ी तसल्ली से, बड़े प्यार से, बड़े एग्जाम्पल्स के साथ, गानों के साथ आपको समझाया, सिखाया और पढ़ाया। तो बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। वाई फियर व्हेन योर रीमा मैम इज हियर। फियर क्या होता है? हाँ जी, तो आप लोगों को अब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। 1 घंटा इसको अपने आप खुद सेल्फ स्टडी के थ्रू देना है, और इसके क्वेश्चन आंसर खुद से करने हैं। ये पीपीटी आप डाउनलोड कर लीजिएगा जैसे ही आप ये सेशन देख रहे हो, एंड उस पर काम करना शुरू कर दीजिएगा, अपने नोट्स बनाने शुरू कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कॉमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर देना, सेशन को लाइक ज़रूर करना, और एक सवाल का जवाब ज़रूर दे देना कि नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वन शॉट आपको कौन सा चाहिए, वही आपके लिए हाजिर हो जाएगा। आई नो आपके मिड टर्म्स आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म्स। आई लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। मतलब अच्छे से फोड़ के आना है आपको एग्जाम। जो भी डाउट है आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप तो नहीं पूछ सकते यार, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। तो मिलते हैं ऐसे ही एक दूसरे चैप्टर के साथ जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड